कॉन्फॉर्मेशनल आइसोलेशन ऑर्गेनिक में इससे भी क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से पूछे जाते हैं। एक शॉर्ट वीडियोस के कॉरस्पॉन्डिंग इस कॉन्सेप्ट को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस दिखाते हो, इस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स को नाम देते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे अगर मैं इसी पर्टिकुलर का न्यूआंस रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो ऐसे बना दिया, यहाँ x है, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये y है और ये दो ग्रुप लगा हुआ है। और इसी को अगर मैं 180 डिग्री घुमा दूं तो यही चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे घुमा के आपने ऐसे कर दिया और इसे कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना लिया। इसी को हम नाम देते हैं इक्लिप्स है और इसी को नाम देना है स्टैगर्ड है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इक्लिप्स ज़्यादा स्टेबल होगा या स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा? तो कुछ चीज़ें इंट्यूशन से पता चल जाती हैं कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसकी स्टेबिलिटी कम लग रही है। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में कैसे समझाओगे ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है? तीसरे कुछ टर्म्स आपको दिमाग में रखने चाहिए, जिसमें एक जो नाम आता है डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल क्या है कि डाईहेड्रल एंगल है एक्स और वाई के बीच का एंगल कीपिंग फ्रंट कार्बन बैक कार्बन एज अ पॉइंट। कि एक्स और वाई के बीच का एंगल और फ्रंट कार्बन बैक कार्बन को पॉइंट मानते हुए एक्स सी वाई के बीच का एंगल, इसी को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। एक्लिप्स में ये वैल्यू 0 डिग्री होती है और स्टैगर्ड में इन जनरल ये वैल्यू 180 डिग्री होती है। दूसरा जो टर्म आता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का दूसरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को नाम देते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन है। एक्लिप्स में चूंकि डिस्टेंस कम होगा तो इसमें ये वैल्यू मैक्सिमम होती है और स्टैगर्ड में ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो रेफरेंस मान लेते हैं कि वैल्यू 0 होती है। तो याद रखना है कि एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का दूसरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, उसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का नाम होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। अब जब बात आती है वॉन डेर वाल, तो वॉन डेर वाल स्ट्रेन क्या होता है कि एक के साइज का दूसरे के साइज के साथ जो साइज का रिपल्सन है सेम स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए, इस पर्टिकुलर को नाम देते हैं वॉन डेर वाल। यहाँ पर याद रखिएगा टॉर्सनल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है और वॉन डेर वाल साइज का साइज के साथ रिपल्सन है। जैसे यहाँ H होता तो साइज थोड़ा कम है, रिपल्सन कम होगा। यहाँ आयोडीन, यहाँ हाइड्रोजन हो जाए तो रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ भी आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो जाए रिपल्सन थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो साइज के साथ रिपल्सन वॉन डेर वाल, इलेक्ट्रॉन का साथ रिपल्सन टॉर्सनल और एक्स सी वाई के बीच का एंगल ये आपका डाईहेड्रल एंगल। इसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को और साइज के रिपल्सन को मिलाकर हम एक साथ नाम देते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। इन्हीं के बेसिस पर तुम बताओगे कि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम है। इसी को अगर मैं अलग अलग मॉलिक्यूल को लेकर समझाऊं तो जब मैं इथेन लिया है तो इथेन में है क्या H ये ले लिया है। तो यहाँ पे अगर इक्लिप्स बनाए तो ये वैल्यू बन गई, 60 घुमाए स्टैगर्ड बन गया, फिर 60 घुमाए इक्लिप्स बन गया, फिर 60 घुमाए स्टैगर्ड बन गया। अब याद रखने वाली बात ये है कि हाइड्रोजन के लिए रिपल्सन देखा जाता है 4 किलो जूल पर मोल, मिथाइल हाइड्रोजन के लिए 6 किलो जूल पर मोल और मिथाइल के लिए 11 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ भी 4 है तो ओवरऑल 12 0 12 0 12 0 12 ये आता रहेगा। तो इसी ग्राफ को बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी डायग्राम है। अब अगर इक्लिप्स और स्टैगर्ड को छोड़ दें तो बाकी जो पोजीशन है, इन पोजीशन पे जो चीज़ें हैं इनका भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। जो नाम होता है वो नाम क्या है? स्क्यू। तो स्टेबिलिटी में कंपेयर कर दिया जाए तो सबसे पहले सोचना है स्टैगर्ड, फिर सोचना है स्क्यू, फिर सोचना है इक्लिप्स। और कभी कभी इथेन की जगह प्रोपेन ले ले तो प्रोपेन लेते हैं CH3 हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो रिपल्सन यहाँ 6 4 4 तो सब कुछ यही चलेगा, बस एनर्जी लेवल डायग्राम में 12 की जगह 14 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब स्पेशल केसेस में या यूँ कहें कि थोड़ा अच्छा सा निकल दे तो अच्छा सा निकलता है ब्यूटेन से। अब ब्यूटेन में यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 कर दिया और C2 C3 के अलॉन्ग घुमा रहे हैं। तो C2 C3 के अलॉन्ग घुमा रहे हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है, ये पहले इक्लिप्स बन गया। फिर 60 घुमाए तो CH3 यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया और ये बन गया। ये भी इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स है। यहाँ डाईहेड्रल एंगल 0, यहाँ डाईहेड्रल एंगल 120। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दिया है फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स। ये भी स्टैगर्ड, लेकिन यहाँ डाईहेड्रल एंगल 60, यहाँ डाईहेड्रल एंगल 180। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है एंटी स्टैगर्ड और इसे बोला है पार्शियल स्टैगर्ड या गॉच। अब एनर्जी लेवल पे देखें तो 11 4 4 ये 19 किलो जूल आपका ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे वॉन डेर वाल स्ट्रेन की वजह से देखने को मिलता है 3.8 किलो जूल ऊपर होगा। यहाँ पे आपका अगेन 6 6 4 ये 16 किलो जूल ऊपर होगा। फिर यहाँ पे 0 ये रेफरेंस वैल्यू आपने ले लिया। मतलब यहाँ पे 4 पीक्स आने वाले हैं, एक आपका फुल्ली इक्लिप्स वाला, एक पार्शियल इक्लिप्स वाला, एक गॉच वाला और एक एंटी स्टैगर्ड वाला। स्टेबिलिटी में कंपेयर करें तो एंटी स्टैगर्ड, गॉच, पार्शियल इक्लिप्स, लास्ट में फुल इक्लिप्स, ये आपको बनाना है। अब इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन
होता है कि सर क्या हमेशा और हमेशा एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा और गॉस की स्टेबिलिटी कम होगी? नहीं। अगर कभी स्पेशल केस आ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जब एक किनारे पे F O या N लगा हो और दूसरी जगह पे O या N से कनेक्टेड हाइड्रोजन लगा हो, तो ऐसे केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है, और जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है उसका गॉस की स्टेबिलिटी ज़्यादा और एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी कम। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो OH CH2 CH2 OH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, CH3 O CH2 CH2 OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने यही ले लिया FCH2 CH2 OH, तो यहाँ F और ये OH अपोजिट है, एंटी स्टैगर्ड है, मतलब स्टेबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ F और ये OH गॉच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो गॉच की स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी कम है। तो ये कुछ सेगमेंट हैं, ये कुछ सेगमेंट हैं जिन पर्टिकुलर से कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और कन्फर्मेशन का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। गुड लक।